Hello, good morning student. Today we are going to learn the chapter number 50 of class 4th, our pride second part. आपके इस लेसन में इस साल ड्यू टू कोविड-19 कुछ सिलेबस हटा दिया है जिसमें चरक और सुश्रुतता को हटा दिया है। तो हम इन दोनों को ये जो महान लोग हैं इनके बारे में इस बार नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद आपके सिलेबस में रहा है रानी दुर्गावती, वीर सावरकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम इन तीन ग्रेट लीडर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। देयर हैव बीन मैनी ब्रेव वुमन इन इंडिया, वन ऑफ देम वॉज दुर्गावती। रानी दुर्गावती, हमारे भारत देश में बहुत सारी महान औरतें हुई है, उनमें से एक महान रानी कौन थी? दुर्गावती, द डॉटर ऑफ कलिंजर किंग महाराजा कीर्ति सिंह। ये कलिंजर के महाराजा कीर्ति सिंह की बेटी थी। चाइल्ड दुर्गावती सिंस चाइल्डहुड वॉज स्किल्ड इन हॉर्स राइडिंग एंड स्वर्ड फाइटिंग। वो बचपन से ही हॉर्स राइडिंग में और तलवारबाजी में बहुत कुशल थी। ये है रानी दुर्गावती। एंड स्विमिंग, और स्विमिंग में भी। हर एम इन आर्चरी, टाइटलिंग एंड गन नेवर मिस्ड। उसका एम क्या था? तीरंदाजी था और शूट करना, गन से। गन जब वो चलाती थी तो कभी मिस नहीं होता था उनका जो भी वार होता था। हर प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग स्वॉर्ड विथ बोथ हैंड्स वॉज अमेजिंग। और दोनों हाथ से तलवारबाजी करती थी। चाइल्ड दुर्गा वॉज ए प्राइम डिवोट टू लॉर्ड शिवा। वो बचपन से ही भगवान शिव के प्रति बहुत बड़ी भक्त थी उनकी। शी बिकेम द क्वीन ऑफ गधा किंगडम। वो गधा किंगडम जो राज्य था उसकी क्वीन बनी। हर हस्बैंड वॉज दलपति शाह। उनके हस्बैंड का नाम क्या था? दलपति शाह। आफ्टर द डेथ ऑफ दलपति शाह, आसफ खान एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अकबर्स इन्वेटेड गधा फोर्ट एंड सराउंडेड इट। और जैसे ही उनके हस्बैंड की उनके डेथ हुई और फिर जो रिप्रेजेंटेटिव था अकबर का, आसफ खान, वो क्या हो गया? उसने गधा फोर्ट के चारों तरफ आक्रमण करना शुरू कर दिया। द स्ट्रगल वेंट फॉर मैनी डेज। और ये जो युद्ध था बहुत दिनों तक चला। एज द एक्सप्लोसिव स्टॉक इनसाइड द फोर्ट फिनिश्ड, रानी दुर्गावती डिसाइड टू हैव टू फाइनल फाइंड। और एक ऐसा विस्फोट किया था जिससे कि रानी दुर्गावती का पूरा महल ध्वस्त हो गया था। उसके बाद फिर रानी ने सोचा कि अब तो मुझे फाइनल बैटल करनी है, फाइनल युद्ध करना ही पड़ेगा। द रानी फोर्ट ब्रेवली, होल्डिंग द हॉर्स रेन विथ टीथ एंड विथ स्वॉर्ड इन बोथ हैंड्स। रानी ने युद्ध में जाने के बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ी। और किस तरीके से लड़ी? उसने घोड़े की जो लगाम होती है उसको दांतों में दबा के और फिर दोनों हाथों से तलवार चलाई। एंड शी केप्ट कटिंग मुगल सोल्जर्स लाइक कैरेट एंड रेडीज इन द एंड, फाइटिंग हरसेल्फ इन वर्स्ट सर्कमस्टेंस, किल्ड हर ओन सेल्फ विथ अ डैगर एंड बिकम ए मार्टियर। उसने क्या किया? जो मुगलों के मुगल के जो आर्मी थे, सोल्जर्स थे, उनको गाजर और मूली के जैसे काट दिया दोनों हाथों से तलवारबाजी करके। और फाइनली जब उसे पता चला कि अब वो चारों तरफ से इन लोगों से घिर चुकी है आक्रमणकारियों से, तो फिर उसने क्या सोचा कि मैं इनके हाथों से नहीं मरूंगी। और उसने खुद को खुद के ही खंजर से मार दिया और क्या बन गई? मार्टियर हो गई। तो ये ग्रेट हमारी वुमन एम्पायर थी। Think and tell in your daily lives. For doing small works, we need to brand courage like accepting one's mistake, doing something uncommon. If you have done any such brave job, then write about it. या आपको नहीं करना है, लेकिन हाँ आपको इस तरह का हमेशा अपने मन में ये जगानी है कि हम जो मिस्टेक करते हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखना है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं इस गलती को दोबारा नहीं करूँगा। अगर आप में अभी से ये भावना होगी, ये फीलिंग रहेगी, तभी आप जाके आगे कुछ महान काम कर सकते हो, क्योंकि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है।
Do this also, collect picture of heroic Indian women and paste them in your notebook. After collecting information about them, write 4 or 5 lines on each of them. ये आपको करना है. जो भी ग्रेट हेरोइक इंडियन वुमन हुई है उनका आपके फ़ोटो कलेक्ट करने हैं और उनको नोटबुक में पेस्ट करना है. फिर उन जिनका आपने कलेक्शन किया है उनके बारे में 2 और 4 लाइन्स आपको लिखनी है. अब नेक्स्ट अपन ग्रेट लीडर के बारे में पढ़ेंगे, वीर सावरकर. वीर सावरकर कंटिन्यूसली स्ट्रगल टू लिबरेट इंडिया कैप्टिवेटेड बाय द चेन्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. वीर सावरकर ने लगातार अपना स्ट्रगल किया हमारे भारत में जो ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों का जो शासन था उसके खिलाफ. एंड इन हिज कॉलेज लाइफ ही एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत. और जब वो कॉलेज लाइफ में थे, मतलब कॉलेज में पढ़ते थे, तब उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम क्या था, अभिनव भारत. यह है वीर सावरकर. द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बर्न्ड ए होली ऑफ ब्रिटिश क्लॉथ्स टू रजिस्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दियर रूल. और जो मेंबर थे इस अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करते थे, सारे ब्रिटिश क्लॉथ होते थे, जो कपड़े हम फॉरेन से मंगवाते थे, पहनते थे, उनको उन्होंने एक आंदोलन के जैसे उन कपड़ों की होली जलाई, जैसे जला दिया, जैसे होली को जलाते वैसे कपड़ों को जला दिया. एंड वाइल लिविंग इन इंग्लैंड, और जब वो इंग्लैंड में रहते थे, ही रोट द बायोग्राफी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी पैट्रियट मैजिनी ऑफ इटली. उन्होंने किसकी बायोग्राफी लिखी, जो इटली के महान पैट्रियट थे, देशभक्त थे, मैजिनी, उनके बारे में उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी. प्रिंट ऑफ दिस बुक वर सीज्ड इमीडिएटली आफ्टर पब्लिकेशन. और इस बुक को वहाँ की गवर्नमेंट ने इंग्लैंड में स्ट्रिक्टली पब्लिश, जल्दी से उसके पब्लिकेशन को सीज करवा दिया. ही रोट अ बुक नेम फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ 1857. जब अपना ब्रिटिश रूल के समय अपने भी 1857 में जो फर्स्ट, ऐसा बोलते हैं कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी एंड प्रेजेंटेड द रियल पिक्चर ऑफ हिस्ट्री. उन्होंने उस पिक्चर को दिखाया, अपनी हिस्ट्री को. हिज एल्डर ब्रदर हैड टू फेस लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट बिकॉज ऑफ दिस पब्लिकेशन. और उनके जो बड़े भाई को इस वजह से, इस बुक के पब्लिकेशन की वजह से लाइफ टाइम उनको जेल में रहना पड़ा. Being the source of inspiration for revolutionaries, he was arrested in England. और वो क्या करते थे, रिवोल्यूशन जो करते थे उनको इंस्पायर करने का काम करते थे, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया इंग्लैंड में. एंड वाइल ही वॉज बींग ब्रॉट टू इंडिया, और जब उन्हें भारत भेजा गया तो ही जम्प्ड इनटू द सी, वो समुद्र में कूद गए. फ्रॉम द शिप्स टॉयलेट and swimming through a long distance he reached at the port but was again arrested in France. उनको जब भारत भेजा गया तो वो समुद्र में कूद गए थे, लेकिन फिर जहाँ वो तैरते तैरते जिस पोर्ट पे पहुँचे थे, वहाँ पोर्ट पे उनको फ्रांस के पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. आफ्टर फिलिंग ए लीगल केस अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ एक लीगल केस फाइल हो गया. He was given the punishment of 2 life imprisonment on the charge of treachery. और उनके ऊपर जब उनको जेल भेजा गया तो उनके ऊपर देशद्रोही षड्यंत्र रचने के इल्ज़ाम लगाकर उनको जेल में भेज दिया गया. He then laughed and asked the English officer. और उस टाइम वो हंस के इंग्लिश ऑफिसर को बोले, आर यू कॉन्फिडेंट दैट इंग्लिश गवर्नमेंट वुड बी एबल टू स्टे फॉर सच ए लॉन्ग टाइम इन इंडिया. क्या तुमको लगता है कि जो ये इंग्लिश ब्रिटिश रूल है हमारे इंडिया ऊपर, वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा. इस बात पर वो हंसे थे, क्योंकि उनको पता था कि जिस तरह से रिवॉल्यूशन हो रहा है उस तरह से हमारा देश जल्दी ही ब्रिटिश शासन से फ्री हो जाएगा. इन द प्रिजन ही वॉज ट्रीटेड विथ हार्श इनह्यूमन टॉर्चर. उनके साथ जेल में बहुत इनह्यूमनिटी होती थी, उनके साथ बहुत टॉर्चर किया जाता था. आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम जेल, जब जेल से वो रिलीज हुए, टू प्रमोट सोशल इक्वेलिटी को प्रमोट किया उन्होंने. और ही मेड द अनटचेबल्स एंटर द टेम्पल एंड गॉट ए पतित पावन टेम्पल कंस्ट्रक्ट. उन्होंने अनटचेबल जो अछूत लोग होते हैं उनको टेम्पल में जाने के लिए उसके ऊपर जोर दिया, और उन्होंने एक टेम्पल का भी निर्माण किया, पतित पावन टेम्पल. ओके,
कैन एवरीवन विजिट द टेम्पल इन योर विलेज? क्या आपके गांव में या फिर आपके सिटी में सारे लोग जो भी किसी भी कास्ट को लेके रहते हैं, क्या सब जा सकते हैं मंदिर? हाँ, अब तो सब मंदिर जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। वाई वुड हैव वीर सावरकर बर्न ए होली ऑफ फॉरेन मटेरियल्स? उन्होंने फॉरेन मटेरियल की होली, मतलब होली के जैसे उनको क्यों जला दिया? क्योंकि ब्रिटिश क्लोथ टू रजिस्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर, उनके रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने उनके सारे कपड़ों को जला दिया। तो सेकंड का आंसर आपको यहाँ से लिख लेना है। ओके। थर्ड, वाई वॉज वीर सावरकर कॉल्ड वीर? क्यों वीर कहा जाता है? वीर का मतलब क्या होता है? जो ब्रेव होते हैं, जो हार नहीं मानते हैं। तो बिकॉज ही वॉज ब्रेव एंड ग्रेट फ्रीडम फाइटर, तो स्वतंत्रता सेनानी थे महान, इसलिए उनको वीर की उपाधि दी गई। तो इस तरह से आप इसका आंसर भी लिख लीजिएगा। इनका मीनिंग आपको लिखना है। लाइफ टाइम यानी जीवन भर, इम्प्रिजनमेंट, जेल, ट्रैकरी, षड्यंत्र, रिवोल्यूशन आंदोलन, सोशल इक्वलिटी, सामाजिक एकता। ओके। इसके बाद आपको अब पढ़ना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपको नहीं करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ेंगे, जिनका स्टैचू बना है गुजरात में, उनके बारे में। सो ही ऑल्सो वॉज ए ग्रेट लीडर एंड एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर हैव गिवन राइट टू 562 Indian princely state that they could remain independent if they wanted so, and or they could join India और पाकिस्तान as per their wish। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था ना, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे राजा का राज्य था, बहुत सारे राजा थे, मतलब उनकी रियासतें थी। तो कितने राजा थे? 562 रियासतें थी जिनमें राजा का शासन था। तो इन 562 शासकों को अंग्रेजों ने क्या बोला कि आप चाहो तो भारत में मिल सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हो, और आप चाहो तो आप स्वतंत्रता से जैसे रह रहे हो वैसे रह सकते हो। तो इस तरह का कह दिया था इन्होंने तो, और फिर देश को आज़ाद करवा दिया। टू मैनेज दिस कंडीशन द ग्रेट लीडर हु विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस कंडीशन में इस काम को, जो मेन काम उन्होंने किया, इस वजह से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज भी याद करते हैं। क्या किया उन्होंने? हम इनको आयरन मैन बोलते हैं, लौह पुरुष बोलते हैं, क्योंकि जो इन्होंने काम किया वो बहुत ही क्योंकि इन्होंने इन मोस्ट ऑफ रियासतों को एक कर दिया था। एक दो को छोड़ के सारी रियासतों के राजाओं को कह दिया कि तुमको भारत में मिलना है। जो प्यार से मान गए वो उनके लिए, और जो नहीं माने उनको सैनिक अपना आर्मी का प्रेशर करा के उनको बोल दिया कि नहीं तुमको भारत में मिलना है। और आज अपना सुंदर भारत इनकी वजह से ही दिखता है। बाकी अभी सब छोटे छोटे स्टेट सब अलग अलग हो रहे होते, सब राजा अपना अपना शासन कर रहे होते, तो फिर इंडिया नाम का कुछ होता ही नहीं। मतलब इंडिया होता लेकिन इतना बड़ा नहीं होता, सब स्टेट निकल जाते, सब राजा का निकल जाते, तो पूरा मैप जो हम अभी सुंदर भारत बनाते वो कैसे बनाते फिर? क्योंकि सबका स्वतंत्र शासन अगर घोषित कर देते या फिर पाकिस्तान में मिल जाते तो हमारा भारत आज जैसा है वैसा नहीं हो पाता। हमारा भारत आज इतना बड़ा है, सब साथ है, इतने 28 स्टेट है, तो ये सब किसकी वजह से है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। Completing his education, first and foremost, he organized a regional political summit in Godhra। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करते ही एक ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स की बनाई, और कहाँ पे उसको बनाया? गोधरा में। This was the first summit in the country when only Indian language were made us of। और ये पहली ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडियन लैंग्वेज के आधार पर बनी थी। बाकी तो सब ब्रिटिश रूल था, तो सब इंग्लिश यूज़ करते थे, तो इस तरह से था। लेकिन इन्होंने पहली बार हमारी इंडियन लैंग्वेज में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करी। ड्यू टू हिज एफर्ट्स द प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर वॉज ब्रॉट टू एन एंड इन गुजरात। और उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाकर जो बॉन्डेड लेबर थी, मतलब बंधुआ मजदूर थे, बॉन्डेड मजदूर मतलब उनको अपनी मजदूरी करनी है, मजदूरी बंधुआ मजदूर होते हैं, उनको मतलब बंदिश होती है कि आपको मजदूरी ही करनी है, आपके बेटे भी मजदूरी करेंगे, फिर उनके बेटे और हो जाएंगे तो वो भी मजदूरी करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह की उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और गुजरात में इस चीज़ को बैन किया। ही लेड
मैनी रिवोल्यूशंस आफ्टर द सक्सेसफुल फार्मर्स रिवोल्यूशन इन बारदोली। उन्होंने बारदोली में किसान आंदोलन करवाया था और वो सफल हो गया। उसके बाद गांधी जी कन्फर्म द टाइटल सरदार। पहले इनका नाम सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन सरदार नाम किन्होंने दिया? महात्मा गांधी ने, क्योंकि जब इन्होंने वहाँ बारदोली में सब किसान आंदोलन किया और वो सक्सेस हो गए तो गांधी जी ने प्रभावित होकर इनको सरदार की उपाधि दी। एंड सिंस देन वल्लभ भाई बिकम वेल नोन एज सरदार पटेल। और उसके बाद से सरदार पटेल कहलाने लगे। द कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। हमारा भारत देश कब आज़ाद हो गया अंग्रेजों से? 15 अगस्त 1947 को। सरदार पटेल बिकम द होम मिनिस्टर, और तब सरदार पटेल क्या बने थे? होम मिनिस्टर बने थे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन प्राइंसली स्टेट वर ऑल्सो गिवन टू हिम। उनको होम मिनिस्टर के अलावा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट और इंडियन प्रिंसली स्टेट सब कुछ उनके अंडर में दिया गया। देन ही बिकम द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। शोइंग हिज ऑर्गेनाइजेशन स्किल। उनमें क्या खास स्किल थी? ऑर्गेनाइजेशन, एक करने की स्किल बहुत खतरनाक थी, तभी इतने राजाओं को उन्होंने मनाया जैसे तैसे और हमारे भारत देश में मिलाया। ही सक्सेड इन मेकिंग ए मेजोरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट मर्ज विद इंडिया। सारे जो मेजोरिटी मतलब आधे से ज़्यादा लोग जो राजा के स्टेट थे वो सब भारत में मिलवा दिए। देयर अराउज सम प्रॉब्लम्स ओनली विद कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़। बस उनको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हुई? कश्मीर में, हैदराबाद में और जूनागढ़ में। इन 3 रियासतों के राजा इनकी बात नहीं मान रहे थे। पुलिस एक्शन टुक प्लेस इन हैदराबाद। तो फिर हैदराबाद में इन्होंने क्या किया? पुलिस एक्शन हुआ। तो फिर द नवाब यल्ड एंड गेव अप इन 5 days एंड हैदराबाद वॉज मर्ज विद इंडिया। तो वहाँ के नवाब को 5 दिन में भारत में मिलवा दिया पुलिस फोर्स की सहायता से। द नवाब ऑफ जूनागढ़ ड्यू टू फियर ऑफ पीपल्स ऑपोजिशन फ्लाइट टू पाकिस्तान। और जो जूनागढ़ के जो नवाब थे ना, जूनागढ़ के जो नवाब थे वो लोगों के डर से, क्योंकि जूनागढ़ की जनता तो चाहती थी कि हम भारत देश में मिले, लेकिन वहाँ के नवाब नहीं चाहते थे। तो नवाब को डर लगा कि सारी जनता विद्रोह कर देगी और मुझे ही मार देगी, तो वो क्या हुआ है? फ्लाइट यानी भाग गए, पाकिस्तान भाग गए। एंड ऑल द स्टेट बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। और उसके बाद सारे स्टेट मिलके हमारे भारत के भाग बन गए, मतलब अलग अलग नहीं रहे, भारत के भाग बन गए। ऑन हिज 75th बर्थडे ही गेव ए मैसेज टू द नेशन इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग, डिक्रीज एक्सपेंडिचर विच इज़ एप्लीकेबल इवन टुडे। उन्होंने अपने 75वें जन्मदिन पर क्या मैसेज दिया कि नेशन जो हमारा भारत है उसको मैन्युफैक्चरिंग में आगे आना चाहिए, मतलब खुद मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए और बाहर से कुछ भी हम जो बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं उनको कम करना चाहिए। हमारे देश में जितना ज़्यादा हो सके उतना मैन्युफैक्चर पर जोर देना है। थिंक एंड से, ओके, ये आपको नहीं करने हैं, ठीक है। हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज नेम्ड डू यू नो ऑफ? मेक ए लिस्ट। ये आपको खुद करना। आप इंडियन लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हो? जैसे राजस्थानी, तो अपन राजस्थानी तो जानते हैं, और क्या जानते हो? और जो डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट है उसकी लैंग्वेज होती है, जैसे हरियाणवी है, पंजाबी है और गुजराती है ना। तो इस तरह से मराठी है, तेलुगु है, तमिल है। तो इस तरह से आपको नेम सर्च करके इनकी लिस्ट बनानी है कि कौन सा स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेज जो बोली जाती है उसको लिखना है। तो आपको ये लिस्ट खुद बनानी है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इनको आपको कॉपी में इसको लिस्ट बनानी है, इसको नहीं करना है। इसको सिर्फ समझना है कि अगर एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम 5000 रुपीज़ है, ठीक है, और वो खर्च भी क्या करते हैं 5000, तो 5000 कमाते, 5000 ही सारा खर्च कर देते। और एक दूसरी फैमिली है जिसको कमाई तो है 8000 और खर्च 5000 कर रहे हैं। तो इनमें इकोनॉमिक कंडीशन में क्या डिफरेंस होगा? आपको पता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन इनकी अच्छी है, क्योंकि ये जो कमा रहे हैं उससे थोड़ा कम खर्च कर रहे हैं, तो इनके पैसे बचत हो रहे हैं। और जो कमा रहे हैं वो सारा खर्च कर देंगे तो फिर बचत होगी ही नहीं, तो इनकी फैमिली कंडीशन ख़राब होगी और इनकी अच्छी होगी। ये समझने की बात है। अगर हम 200 रुपये दिन के कमा रहे हैं और 200 ही आपने उसी दिन ख़त्म कर दिए तो फिर बचत क्या होगी? इसीलिए हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार खर्च करना चाहिए, ठीक है।
Sardar Patel's message, increase manufacture and decrease expenditure, is relevant individually and which at good of the countries today also. Why? ये आपको नहीं करना है, लेकिन आपको इसको समझना है कि हमें खर्च कम करना और बनाना ज़्यादा है, मतलब अच्छा काम ज़्यादा देना है, बचत करनी है। और ये हमारे पूरे एक पर्सन पे भी अप्लाई होता है, फैमिली पे भी अप्लाई होता है और पूरी कंट्री पे भी अप्लाई होता है। तो कंट्री भी खर्च कम करे, मतलब दूसरे देशों से चीज़ें कम आयात करे और हमारे देश में ही उनका बढ़ाए, उनका उत्पादन बढ़ाए, प्रोडक्शन बढ़ाए। ठीक है। एंड वॉट वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन, ग्रेट मेन्स आर आवर प्राइड, ये हमारा गर्व होता है कि हमारे देश में इतने महान लोग हुए हैं। ठीक है। ये आपने पढ़ा नहीं तो आपको पता नहीं होगा। ये सुश्रुत और चरक से संबंधित है। इंडियन एंशिएंट साइंस, जो ये सुश्रुत और जो चरक थे वो ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट थे। सॉरी, दे हैव मैनी ब्रेव वुमन एंड ग्रेट मैन इन इंडिया फ्रॉम whom वी कैन टेक इंस्पायरेशन इन आवर लाइफ्स। ये हमारे भारत में बहुत महान औरतें हुई हैं, महिलाएं हुई और ग्रेट पुरुष हुए, उनको हमें उनकी लाइफ से इंस्पायर होना चाहिए, हमें भी कुछ अच्छा सीखना चाहिए। अब ये दो क्वेश्चन हैं आपको करने हैं। व्हाट इंस्पायरेशन डू वी गेट फ्रॉम द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन, ग्रेट मैन जो उनकी बायोग्राफी हम पढ़ते हैं उनसे हमें क्या इंस्पायरेशन मिलती है। तो वी कैन टीच अ लॉट अबाउट सक्सेस, फेलर, गेटिंग अप अगेन एंड वी लर्न सम वैल्यूबल लाइफ लेसन्स फ्रॉम द पीपल। हम जो ग्रेट लीडर हुए उनसे क्या सीखते हैं कि हार के बाद भी हार नहीं मानना, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना और गेटिंग अप, बार बार उठना। ऐसा नहीं कि एक बार हार गए तो हार मान ली, हमें बार बार उस चीज़ को कंटिन्यूस रखना है। इसको पढ़ाई में भी अप्लाई करना है आपको कि हमें हार नहीं माननी है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमसे ज़्यादा पढ़ाई ये करते हैं, हम भी कर सकते हैं, वी कैन डू एवरीथिंग। तो हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन ग्रोइंग अप यू वुड विश टू बिकम लाइक विच वन ऑफ दिस ग्रेट पीपल एंड वाई। आप इन महान लीडर में से क्या बनना चाहोगे, आप आपकी चॉइस है, आप क्या बनना चाहोगे। जैसे आई वुड विश टू बिकम सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे मैं वल्लभ भाई पटेल बनना चाहूँगी। आप क्या बनना चाहोगे, आप इन लीडर में से लिख सकते हैं। कोई दुर्गावती जैसा बनना चाहेगी, कोई वीर सावरकर जैसा बनना चाहेगा, है ना। एंड क्यों बनना चाहेंगे, ही वॉज ग्रेट लीडर हु यूनाइटेड द वर्ल्ड नेशन विथ हिज हार्ड वर्क एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल। उनमें ये बहुत बड़ी स्किल थी कि सबको एक करने की। तो उन्होंने इतने 562 रियासतों के जो राजा थे उनको सबको एक किया और हमारे भारत को में मिलाया। तो ये उनकी बहुत बड़ा उनकी स्किल थी। तो हम इनसे इंस्पायर होकर यही चीज़ सीखते हैं कि हम कैसे एकता को बढ़ाएं, सामूहिक एकता को बढ़ाएं। सो it is our lesson student. I hope you will enjoy. Thank you.